10.1 परिचय। इकाई 9 में हमने विभिन्न प्रकार के शहरों के बारे में बात की। अब इस नई इकाई में हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि समय के साथ शहर कैसे बदलते हैं। जब हम शहरों का अस्थायी परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करते हैं तो हम अनिवार्य रूप से यह देख रहे होते हैं कि वे समय के साथ कैसे विकसित होते हैं। ये परिवर्तन सामाजिक बदलाव, आर्थिक विकास, राजनीतिक घटनाओं और तकनीकी प्रगति जैसे कई कारणों से होते हैं। जैसा कि हमने इकाई 8 में चर्चा की थी, पूरे इतिहास में शहर बदल गए हैं, चाहे वे प्राचीन हो, मध्ययुगीन हो या आधुनिक हो। हम शहरों को पूर्व औद्योगिक या औद्योगिक के रूप में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। औद्योगिकरण के परिणामस्वरूप एक औद्योगिक शहर विकसित होता है, जैसे कि जमशेदपुर। दूसरी ओर बनारस जैसा पूर्व औद्योगिक शहर औद्योगिकरण के प्रभाव के बिना विकसित होता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि पूर्व औद्योगिक शहर औद्योगिक शहरों से पहले आए थे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। दोनों प्रकार के शहर एक ही समय में मौजूद हो सकते हैं। इतिहास में विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न प्रकार के शहर मौजूद हैं, प्रत्येक अपनी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और समाज में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। अब आइए शहरों में हुए परिवर्तनों पर गौर करें और उन्हें उनकी विशेषताओं और जब वे अस्तित्व में थे के आधार पर वर्गीकृत करें। 4 मुख्य श्रेणियां हैं। प्राचीन शहर, आधुनिक शहर, पूर्व औद्योगिक शहर, औद्योगिक शहर। 10.2 प्राचीन शहर। पुरातत्व हमें आकार और उनके अवशेषों के पैमाने के आधार पर प्राचीन शहरों की पहचान करके उनका अध्ययन करने में मदद करता है। फगन बी 2004। इस खंड में हम भारत में पहले शहरों का पता लगाएंगे जो कांस्य युग के दौरान उभरे, जिसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शहरीकरण का चरण शुरू हुआ। आइए कांस्य युग के शहरों से शुरुआत करें। कांस्य युग। सबसे पुराने भारतीय शहर सिंधु सभ्यता के कांस्य युग के समय के हैं। इस समय के दौरान सुव्यवस्थित शहर प्रकट हुए, योजना बनाई गई और बढ़ी और धातुकर्मी जैसे विशेषज्ञों द्वारा बसाए गए। कांस्य युग की विशेषता तांबे और तांबा मिश्र धातुओं पर निर्भरता में वृद्धि है, जिससे कांस्य का उत्पादन शुरू हुआ। वी गॉर्डन चाइल्ड 1979 ने इन शहरों को पुरानी बस्तियों और गांवों से अलग करने के लिए पुरातात्विक आंकड़ों के आधार पर 10 मानदंडों की रूपरेखा तैयार की है। ये मानदंड है। 1. आकार। पहले शहर पिछली बस्तियों की तुलना में बड़े और अधिक घनी आबादी वाले थे, हालांकि कई आधुनिक गांवों की तुलना में छोटे थे। 2. शहरी जनसंख्या। शहरी जनसंख्या की संरचना और कार्य गांव की जनसंख्या से भिन्न होते हैं। शहरों में पूर्णकालिक विशेषज्ञ कारीगर, परिवहन कर्मचारी, व्यापारी, अधिकारी और पुजारी रहते थे। 3. अधिशेष कर। प्रत्येक निर्माता एक काल्पनिक देवता या दिव्य राजा को कर के रूप में एक छोटा सा अधिशेष देता था और यह अधिशेष उनके हाथों में केंद्रित हो जाता था। 4. स्मारकीय सार्वजनिक इमारतें। प्रत्येक शहर में स्मारकीय सार्वजनिक इमारतें थीं जो इसे गांवों से अलग करती थी, जो सामाजिक अधिशेष की एकाग्रता का प्रतीक थी। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी में हड़प्पा शहर में एक गढ़ था जिसमें एक प्राचीर और पकी हुई ईंटें थी। गढ़ शहर का एक ऊंचा हिस्सा है जिसमें महत्वपूर्ण इमारतें होती हैं, जिनकी दीवारें अक्सर ईंटों या पत्थरों से बनी होती है। प्राचीर एक रक्षात्मक तटबंध है और पक्की ईंटों का निर्माण ईंट भट्टे में किया जाता है। 5. अधिशेष सहायता। जो लोग खाद्य उत्पादन में नहीं लगे थे उन्हें मंदिरों या शाही अन्न भंडारों में संग्रहित अधिशेष द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी।
पुजारियों और अधिकारियों सहित शासक वर्ग ने इस अधिशेष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अवशोषित कर लिया, जिससे एक अलग शासक वर्ग बन गया। इस वर्ग को मैन्युअल कार्यों से छूट दी गई, जिससे निचले वर्गों को योजना और संगठन जैसे लाभ प्रदान किए गए। संक्षेप में, भारत में कांस्य युग के शहरों ने विशिष्ट विशेषताओं का प्रदर्शन किया, जो उन्हें पहले की बस्तियों और गांवों से अलग करता था। संगठन, आकार और अधिशेष प्रबंधन प्रमुख विशेषताएं थीं जो इन प्राचीन शहरी केंद्रों को परिभाषित करती थी। 6. रिकॉर्डिंग सिस्टम की आवश्यकता। अतीत में शासक वर्गों ने रिकॉर्ड रखने के तरीके बनाना आवश्यक समझा। लेखन एक उन्नत समाज का महत्वपूर्ण लक्षण है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्कीर्ण मोहरें प्रारंभिक लेखन का प्रमाण प्रस्तुत करती है। 7. लेखन का प्रभाव। लेखन के आविष्कार ने क्लर्कों को अधिक खाली समय देने की अनुमति दी, जिससे वे गणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान जैसे विभिन्न विज्ञानों में गहराई से जाने में सक्षम हो गए। प्रारंभिक सभ्यताओं में कैलेंडर और गणित संबंधित विज्ञान आम थे। 8. विशेषज्ञ और कलात्मक अभिव्यक्ति। संकेंद्रित सामाजिक अधिशेष के समर्थन से अन्य विशेषज्ञों ने कलात्मक अभिव्यक्ति को नए तरीकों से आकार देना शुरू कर दिया। कांस्य युग के शहरों में पूर्णकालिक कलाकार, मूर्तिकार, चित्रकार और मोहर उत्कीर्णनकर्ता होते थे। उन्होंने परिष्कृत और अनूठी शैलियों में लोगों और वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया, जिनमें से प्रत्येक 4 कांस्य युग की सभ्यताओं में विशिष्ट था। 9. व्यापार के लिए अधिशेष का उपयोग। अधिशेष का एक हिस्सा उद्योग या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आवश्यक कच्चे माल के आयात के लिए आवंटित किया गया था, जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं थे। लंबी दूरी का विदेशी व्यापार प्रारंभिक सभ्यताओं की एक नियमित विशेषता थी। 10. शहरों की भूमिका। शहरों में विशेषज्ञ कारीगरों को उनके काम के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी। 2500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी और उसके आसपास शहर मौजूद थे। उल्लेखनीय शहरों में पंजाब में हड़प्पा, सिंध में मोहनजोदड़ो और सौराष्ट्र में लोथल शामिल है। मोहनजोदड़ो ने विशेष रूप से विभिन्न शहरी विशेषताओं को प्रदर्शित किया, जैसे कि एक सुनियोजित लेआउट, एक कुशल जल निकासी प्रणाली और स्वच्छता आवास। इसमें एक अन्न भंडार, सभा क्षेत्र और एक अनुष्ठान केंद्र भी था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के गढ़ों को शहर के बाकी हिस्सों से अलग किया गया था और उनमें महत्वपूर्ण प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें थीं। इसमें व्यवस्थित शहरी नियोजन, प्रशासनिक कार्य, सैन्य उपस्थिति, कृषि, वाणिज्य, शिल्प कौशल और धार्मिक संगठन का प्रदर्शन किया गया। शहरीकरण का दूसरा चरण। भारत में शहरीकरण का दूसरा चरण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ। इतिहासकार इसका श्रेय विभिन्न कारकों को देते हैं। इस अवधि को प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है, जो व्यापार और वाणिज्य के लिए आवश्यक सिक्का प्रणाली के उद्भव से चिह्नित है। चांदी के छिद्रित सिक्के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो गए। लेखन प्रणालियां विकसित हुई और स्मारकीय वास्तुकला और किलेबंदी के लिए पकी हुई ईंटों को फिर से शुरू किया गया। विभिन्न प्रकार के शहर। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के शहर अस्तित्व में थे, जिन्हें उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, जैसा कि वास्तुशास्त्र में वर्णित है। वास्तुशास्त्र नगर नियोजन के विज्ञान के बारे में बात करता है और व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रशासन और सेना जैसे कार्यों के आधार पर कस्बों की विभिन्न श्रेणियों को प्रस्तुत करता है। अब हम शहरों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किए गए विभिन्न प्रकार के शहरों पर चर्चा करेंगे। नगर, ये किलेबंद शहर थे जहां अंतर्देशीय व्यापार महत्वपूर्ण था। पत्तन, ये नदियों या समुद्र के पास स्थित बड़े वाणिज्यिक बंदरगाह थे,
जिनमें वैश्य जैसी व्यापारिक जातियां रहती थी। वे धनी थे और उनके पास रेशम और इत्र जैसी मूल्यवान विलासिता की वस्तुएं उपलब्ध थी। द्रोणमुख, यह नदी या समुद्र के पास एक बाजार शहर था जहां व्यापारी अक्सर आते थे। यह 400 गांवों के बीच व्यापार का एक छोटा केंद्र भी था। खेत, यह मैदानी इलाके में नदी या जंगल के करीब एक छोटा दीवारों वाला शहर था जो संचार सुविधाओं वाले गांवों के बीच स्थित था। सखानगर, यदि किसी खेता में खनन जैसे स्थानीय उद्योग होते थे तो इसे सखानगर कहा जाता था। खारावत, यह खेत के समान था लेकिन लगभग 200 गांवों से घिरा एक अंतर्देशीय शहर था। निगम, यह विशेष रूप से एक बाजार कस्बा था लेकिन इसमें कारीगर भी थे। यह व्यापारियों और कारवां के लिए विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता था। राजधानी, शाही राजधानी या राजधानी एक जटिल योजनाबद्ध शहर था। इसमें रक्षा के लिए दीवारें, प्राचीर, खाइयां और सैन्य चौकियां थी। इसमें महल, शाही अधिकारियों, सेना, नागरिकों के घरों और दुकानों के लिए अलग-अलग क्षेत्र थे। इसमें लोगों के लिए तालाब, कुएं, बगीचे और मंदिर जैसी सुविधाएं भी थी। इसका एक उदाहरण मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। दुर्ग, यह मुख्य रूप से सेना के लिए हथियार भंडारण और भोजन सुविधाओं वाला एक किलेबंद शहर था। युद्ध के दौरान राजा की सेना के लिए शिविर सहित कई सैन्य शिविर थे। सेनामुख, यह एक सैन्य अड्डा और मुख्य शहर से दूर स्थित उपनगरीय शहर था जो एक सुरक्षात्मक चौकी के रूप में कार्य करता था। शानिया, यह एक किलेबंद शहर था जहां राजा बैरक और पुलिस की उपस्थिति के साथ रहते थे, लेकिन स्थायी राजधानी नहीं थी। मठ या विहार, यह शिक्षा या विश्वविद्यालयों पर केंद्रित शहर थे, जैसे कि नालंदा, शिक्षा और बौद्ध धर्म का केंद्र। नालंदा की खुदाई में भिक्षुओं के लिए कोठरियां दिखाई देती है। मंदिर शहर, इन शहरों में भक्तों के लिए पूजा करने के लिए मंदिर और रास्ते वाले केंद्रीय स्थान थे, जैसे दक्षिण भारत में तिरुपति और उड़ीसा में पुरी मंदिर। पवित्र शहर, मंदिर शहरों के अलावा पवित्र शहर तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते थे, जैसे हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और मथुरा। प्राचीन काल में राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण थे। पाटलिपुत्र मौर्य युग के दौरान महत्वपूर्ण था, जो किलेबंदी, टावरों और द्वारों के साथ 20 वर्ग मील में फैला था। यह एक राजनीतिक केंद्र और शिक्षा का केंद्र था। जैसा कि इकाई 8 में बताया गया है, उज्जैन शक वंश के लिए महत्वपूर्ण था और हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों द्वारा पूजनीय था। यह बहुमूल्य पत्थरों का व्यापारिक केंद्र भी था। दक्षिणी भारत में कांचीपुरम पल्लवों और चोलों की राजधानी के रूप में कार्य करता था, जहां विभिन्न धर्मों का विकास हुआ, साहित्यिक और कलात्मक विकास हुआ और इसके केंद्र में देवी मीनाक्षी को समर्पित एक मंदिर था। शहर में शाही महल, वर्ग, व्यापारी, कारीगर और धार्मिक विशेषज्ञ रहते थे। 10.3 आधुनिक शहर। आधुनिक शहरों को आम तौर पर हाल के समय से संबंधित माना जाता है। किंग एडी 1930 प्री 1 से 19। आधुनिकीकरण की अवधारणा का अर्थ केवल परिवर्तन नहीं है, इसमें बढ़ी हुई दक्षता, अधिक मानवीय और स्थानिक संपर्क और जटिल सामाजिक रिश्ते भी शामिल है। वेनर एम 1966 pp 140 से 155। शहर बेहतर उत्पादन विधियों से जुड़े हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश करते हैं, साथ ही लोगों और स्थानों के बीच संबंध भी प्रदान करते हैं। आधुनिकता को हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक आधुनिक पश्चिमी शहर की एक मॉडल के रूप में तुलना करना। 2 विकास के स्तर को मापने के लिए इसकी हाल के अतीत से तुलना करना।
तीसरे दृष्टिकोण में एक आदर्श पूर्वाधुनिक शहर को परिभाषित करना और फिर आधुनिक शहरों में हुए परिवर्तनों की जांच करना शामिल है। आधुनिक शहरों के ये आयाम है। स्थानिक आकृति विज्ञान और स्थान। 2. आर्थिक संरचना। 3. जनसांख्यिकीय और समाजशास्त्रीय संरचना। 4. तकनीकी संरचना। स्थानिक आकृति विज्ञान और स्थान। कई आधुनिक शहर औपनिवेशिक प्रयासों के कारण या औपनिवेशिक शासकों के प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से विकसित हुए। इन शहरों में अक्सर पारंपरिक और आधुनिक दोनों तत्व होते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली को लें, जिसमें पुरानी और नई दोनों दिल्ली है। पुरानी दिल्ली पारंपरिक है, जबकि नई दिल्ली आधुनिक भाग का प्रतिनिधित्व करती है। नई दिल्ली अपेक्षाकृत नई है, जिसकी स्थापना मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुई थी। शहर के केंद्र में सरकारी इमारतों या धार्मिक संरचनाओं के बजाय व्यावसायिक गतिविधियां प्रमुख है। आर्थिक संरचना। पारंपरिक शहर बड़े सेवा क्षेत्र पर जोर देने के साथ धार्मिक, औपचारिक, राजनीतिक या प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सेवा क्षेत्र में शिक्षण, प्रशासन और परिवहन जैसी गतिविधियां शामिल है। शहरों में बाहर से आयातित वस्तुओं के बजाय शहर के भीतर ही उत्पादित वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थानीय बाजार होते थे। जनसांख्यिकीय और समाजशास्त्रीय संरचना। आज के शहरों में कम लोग मर रहे हैं, लेकिन जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या वही बनी हुई है या बढ़ गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैदा होने पर कम बच्चे मर रहे हैं, इसलिए शहर की आबादी स्वाभाविक रूप से बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त अधिक लोग नौकरी या शिक्षा की तलाश में शहर की ओर जा रहे हैं, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। आधुनिकीकरण के कारण समाज में अन्य परिवर्तन भी हो रहे हैं, जैसे परिवारों की संरचना में बदलाव, साक्षरता दर में सुधार और पुरुषों और महिलाओं के बीच संतुलन में बदलाव। जब मूल्यों, दृष्टिकोण और लोग एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इसकी बात आती है, तो यह देखा गया है कि समाज को संगठित करने के कुछ पारंपरिक तरीके और ग्रामीण क्षेत्रों और गैरशहरी स्थानों के लोगों की मान्यताएं अभी भी शहर में मौजूद हैं। शादियों या बच्चे के जन्म जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों के लिए शहर के निवासी पारंपरिक सामाजिक रीतिरिवाजों का पालन करते हैं। तकनीकी संरचना। आधुनिक शहर बेहतर सड़कों और अधिक कुशल परिवहन प्रणालियों जैसी तकनीकी प्रगति का अनुभव कर रहे हैं। ये सुधार बड़े शहरों में उपनगरों से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण है, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित शहर है। उपनगर शहर में काम करने वाले लोगों को रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। शीर्षक, प्रतिबिंब और कार्रवाई 10.1 भारत में आधुनिक शहर। परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे भारत में आधुनिक शहरों की पहचान करने और उन पर चर्चा करने का काम सौंपा गया है। इस अभ्यास के लिए मुझे देश के विविध शहरी परिदृश्य का विश्लेषण करने और उन शहरों का चयन करने की आवश्यकता है जो मेरा मानना है कि आधुनिकता का उदाहरण है। इस चिंतनशील निबंध में मैं आधुनिक शहरों की अपनी सूची प्रस्तुत करूंगा, उन मानदंडों की व्याख्या करूंगा जिनके कारण मुझे चुना गया, और अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के साथ अपने चयन की तुलना करूंगा। भारतीय शहरों में आधुनिकता को परिभाषित करना। किसी शहर को आधुनिक बनाने वाली चीज को परिभाषित करना एक व्यक्ति पर कार्य हो सकता है, क्योंकि आधुनिकता शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करती है। हालांकि इस कार्य के प्रयोजन के लिए मैं कई प्रमुख कारकों पर विचार करूंगा जो शहर के आधुनिक चरित्र में योगदान करते हैं। आर्थिक समृद्धि। आधुनिक शहर अक्सर विविध उद्योगों, एक संपन्न नौकरी बाजार और उच्च सकल घरेलू उत्पाद के साथ आर्थिक महाशक्तियां होते हैं।
वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। बुनियादी ढांचा, आधुनिक शहर, कुशल परिवहन नेटवर्क, आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और उन्नत शैक्षणिक संस्थानों सहित अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे का दावा करते हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार, दैनिक जीवन, शासन और उद्योग में प्रौद्योगिकी का एकीकरण आधुनिक शहरों की पहचान है। ये शहर अक्सर नवाचार और तकनीकी उन्नति के केंद्र के रूप में काम करते हैं। जीवन की गुणवत्ता, आधुनिक शहर अपने निवासियों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मनोरंजक सुविधाओं और स्वच्छ वातावरण तक पहुंच के साथ उच्च गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक विविधता, आधुनिक शहरों में विविध आबादी एक बहुसांस्कृतिक वातावरण को बढ़ावा देती है, जो सहिष्णुता, स्वीकृति और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। इन मानदंडों के आधार पर मैंने निम्नलिखित शहरों को भारत के कुछ आधुनिक शहरों के रूप में चुना है। मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई आधुनिकता का प्रतीक बनकर खड़ी है। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक और कई बहुराष्ट्रीय निगमों का घर है। इसका व्यापक उपनगरीय रेलवे नेटवर्क और विश्व स्तरीय हवाई अड्डा इसके उन्नत बुनियादी ढांचे का प्रमाण है। मुंबई की सांस्कृतिक विविधता बेजोड़ है और यह मनोरंजन और फिल्म उद्योग के लिए आकर्षण का केंद्र है। बेंगलुरु, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु तकनीकी नवाचार के मामले में सबसे आगे है। यह कई आईटी दिग्गजों और स्टार्टअप्स की मेजबानी करता है, जो भारत की तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसकी सुखद जलवायु और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थान इसकी आधुनिक अपील को बढ़ाते हैं। दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली एक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत शहरी पारगमन प्रणालियों में से एक दिल्ली मेट्रो ने शहर में सार्वजनिक परिवहन को बदल दिया है। इसकी ऐतिहासिक विरासत आधुनिक वास्तुकला के साथ मौजूद है, जो पुराने और नए का एक अनूठा मिश्रण बनाती है। हैदराबाद ने तेजी से आर्थिक विकास देखा है, जो इसके संपन्न आईटी उद्योग और फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा संचालित है। शहर का आधुनिक क्षितिज, सुनियोजित बुनियादी ढांचा और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) जैसे शैक्षणिक संस्थानों की उपस्थिति इसके आधुनिक चरित्र को उजागर करती है। चेन्नई भारत के ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है और यहाँ तमिलनाडु टेक्नोलॉजी पार्क है, जो आईटी कंपनियों का केंद्र है। अपोलो अस्पताल सहित शहर की स्वास्थ्य सुविधाएं विश्व प्रसिद्ध हैं, जो इसकी आधुनिक छवि को बढ़ाती है। गुरुग्राम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में स्थित गुरुग्राम दिल्ली का एक उपग्रह शहर और एक संपन्न कॉरपोरेट और वित्तीय केंद्र है। यह कई फॉर्च्यून 500 कंपनियों, आधुनिक कार्यालय परिसरों और लग्जरी आवासीय क्षेत्रों का घर है। पुणे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय सहित पुणे के शैक्षणिक संस्थान इसे अकादमिक उत्कृष्टता का केंद्र बनाते हैं। इसका विकासशील आईटी क्षेत्र और सुखद जलवायु इसकी आधुनिकता में योगदान करते हैं। अन्य छात्रों के साथ तुलना। इस असाइनमेंट के हिस्से के रूप में मैंने अपने इग्नू अध्ययन केंद्र में साथी छात्रों के साथ उनके दृष्टिकोणों की जानकारी हासिल करने के लिए अपने चयन पर चर्चा की। यह देखना दिलचस्प था कि जहां हमारी पसंद में कुछ समानताएं थीं, वहीं व्यक्तिगत अनुभवों और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों के आधार पर भिन्नताएं भी थीं। एक छात्र ने आधुनिक शहरों में सतत विकास के महत्व पर जोर दिया और अपनी सूची में चंडीगढ़ और जयपुर जैसे शहरों को शामिल किया। ली कोर्बुज़िए द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़
इसकी शहरी योजना और हरित स्थानों के लिए सराहा गया था। जयपुर अपने सुव्यवस्थित विरासत स्थलों और स्मार्ट सिटी पहल के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने वाले एक आधुनिक शहर के रूप में देखा जाता था। एक अन्य छात्र ने आधुनिकता को परिभाषित करने में स्वच्छता और स्वच्छता की भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसमें इंदौर और मैसूर का उल्लेख उन शहरों के रूप में किया गया जिन्होंने स्वच्छता अभियान और अपशिष्ट प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कुछ छात्रों ने आधुनिक शहरों में समावेशिता और सामाजिक कल्याण उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ट्रांसजेंडर अधिकारों का समर्थन करने की पहल के लिए कोच्चि और शहरी गरीबों के लिए आवास प्रदान करने के प्रयासों के लिए मैसूर को शामिल किया। निष्कर्षतः भारतीय शहरों में आधुनिकता की अवधारणा बहुआयामी है और व्यक्तिगत दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। जबकि भारत के आधुनिक शहरों की मेरी सूची में मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गुरुग्राम और पुणे शामिल है, मेरे इग्नू अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के पास अपने स्वयं के अद्वितीय मानदंड और चयन थे। इस अभ्यास ने भारत में शहरी अनुभवों की समृद्ध विविधता और आधुनिकता के विभिन्न रास्तों पर प्रकाश डाला है जो शहर अपना सकते हैं। आधुनिक शहर स्थिर नहीं है, वे अपने निवासियों की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार विकसित हो रहे हैं। इग्नू के छात्रों के रूप में हम शहरी परिदृश्य की आलोचनात्मक जांच करने और भारतीय शहरों के संदर्भ में आधुनिकता को परिभाषित करने के बारे में चर्चा में शामिल होने के महत्व को पहचानते हैं। यह असाइनमेंट इन विचारों का एक व्यावहारिक अन्वेषण रहा है और यह भारत में शहरी विकास की गतिशील प्रकृति को रेखांकित करता है। 10.4 औद्योगिक क्रांति से पहले के शहर। सामाजिक वैज्ञानिकों ने एशिया और अफ्रीका के उन शहरों का वर्णन करने के लिए पूर्व औद्योगिक शहर शब्द गढ़ा है जो यूरोपीय औद्योगिक क्रांति से स्वतंत्र रूप से विकसित हुए थे। इन शहरों को जटिल सामाजिक संरचनाओं, अच्छी तरह से स्थापित राज्य या धार्मिक संस्थानों और एक कठोर वर्ग प्रणाली द्वारा चिह्नित किया जाता है। इस अध्याय में हम पूर्व औद्योगिक शहरों के 3 पहलुओं का पता लगाएंगे। पारिस्थितिक संगठन, 2 आर्थिक संगठन, 3 सामाजिक संगठन। पारिस्थितिक संगठन। पूर्व औद्योगिक शहर आसपास के क्षेत्रों से भोजन और कच्चे माल जैसे संसाधनों पर निर्भर करते हैं और मुख्य रूप से बाजार केंद्र के रूप में काम करते हैं। वे अक्सर विभिन्न हस्तशिल्प उद्योगों की मेजबानी करते हैं। ये शहर राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र हैं। उदाहरण के लिए बनारस और हरिद्वार जैसे शहर प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र हैं। साथ ही बनारस हस्तनिर्मित बनारसी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। बनारस हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है, जहां लोग मंदिर के देवताओं को विभिन्न प्रसाद चढ़ाते हैं। यह प्रथा मंदिर के पुजारियों और प्रशासकों को संसाधन प्रदान करती है। शहर के निवासी विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक सेवाएं करते हैं। ऐसे शहरों का आंतरिक लेआउट उनकी आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं से निकटता से जुड़ा हुआ है। उनके पास आमतौर पर आधुनिक परिवहन प्रणालियों और अच्छी तरह से निर्मित सड़कों का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप भीड़-भाड़ और स्वच्छता संबंधी समस्याएं होती है। इन शहरों में सामाजिक विभाजन स्पष्ट है। विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग क्षेत्र आवंटित किए गए हैं, जिन्हें अक्सर दीवारों द्वारा सीमांकित किया जाता है। व्यावसायिक समूह अलग-अलग निवास करते हैं और विशिष्ट सड़कें या क्षेत्र विशेष शिल्प या व्यापार के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए, कई भारतीय शहरों में आपको विशिष्ट शिल्प या व्यापार के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र मिलेंगे,
जैसे जयपुर में जौहरी बाजार और पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक, जो अपने चांदी और सुनारों के लिए जाने जाते हैं। पूर्व औद्योगिक शहरों में यह व्यापार केंद्र नहीं बल्कि धार्मिक केंद्र होता है, जो आमतौर पर प्रमुख स्थान रखता है और सामुदायिक जीवन के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए बनारस में गंगा नदी के किनारे के घाट महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वहां मंदिर और तीर्थस्थल स्थित है। लोग गंगा नदी में पवित्र स्नान के लिए बनारस आते हैं। आर्थिक संगठन। एक पूर्व औद्योगिक शहर और एक औद्योगिक शहर के बीच का अंतर मुख्य रूप से उद्योगवाद की अनुपस्थिति में निहित है। उद्योगवाद एक ऐसी उत्पादन प्रणाली को संदर्भित करता है जो उत्पादन बढ़ाने के लिए ऊर्जा के निर्जीव स्रोतों का उपयोग करती है। पूर्व औद्योगिक शहरों में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मनुष्यों और जानवरों जैसे ऊर्जा के जीवित स्रोतों पर निर्भर करता है, अक्सर हथौड़ों और पहियों जैसे यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से। दूसरी ओर औद्योगिक शहर बिजली और भाप का उपयोग करते हैं, जिससे उत्पादन स्तर ऊंचा होता है। उत्पादन के तरीकों में इस बदलाव के परिणामस्वरूप औद्योगिक शहरों में पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। पूर्व औद्योगिक शहरों में काम विशिष्ट नहीं होता है और शिल्पकार उत्पाद बनाने के विभिन्न पहलुओं में शामिल होते हैं। वे गिल्ड और सामुदायिक नियमों का पालन करते हुए अपने घरों या पास की छोटी दुकानों में काम करते हैं। अधिकांश व्यावसायिक गतिविधियां अत्यधिक औपचारिक संगठनों के बिना व्यक्तियों द्वारा की जाती है। शिल्पकार अपने स्वयं के उत्पाद बेचते हैं और विभिन्न व्यवसायों को गिल्ड में बांटा गया है, जो व्यापारियों और शिल्पकारों दोनों के लिए मौजूद है। पूर्व औद्योगिक शहरों में विनिर्माण या उत्पादों में कोई मानकीकरण नहीं है और निश्चित कीमतें असामान्य है। व्यवसाय आरामदायक गति से संचालित होता है और लाभ कमाना प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। आकार, वजन और गुणवत्ता के आधार पर सामान छांटना भी आम बात नहीं है। सामाजिक संस्था। पूर्व औद्योगिक शहरों में परिवार, धर्म, शिक्षा और सरकार के लिए एक अलग वर्ग संरचना और प्रणालियां होती है। विशेष रूप से एक साक्षर अभिजात वर्ग है, जो भारत में जाति व्यवस्था के समान जनता को नियंत्रित और निर्भर करता है। अभिजात वर्ग में सरकारी, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के व्यक्ति शामिल हैं। जनता हस्तशिल्प का उत्पादन करती है और मुख्य रूप से अभिजात वर्ग के लिए सेवाएं प्रदान करती है। अभिजात वर्ग और निम्न वर्गों के बीच एक स्पष्ट विभाजन है। इन वर्गों के भीतर विभिन्न स्तर हैं। संभ्रांत परिवारों के पास सत्ता और संपत्ति होती है, जिसे अक्सर पवित्र लेखों द्वारा उचित ठहराया जाता है। इन शहरों में सामाजिक गतिशीलता सीमित है और अभिजात वर्ग के लिए मुख्य खतरा आमतौर पर बाहरी स्रोतों से आता है, शहर के भीतर से नहीं। पूर्व औद्योगिक शहरों में कोई मध्यम वर्ग नहीं है और हाशिए पर या बहिष्कृत समूह, जो प्रमुख सामाजिक व्यवस्था में एकीकृत नहीं है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में निचली जातियां उच्च जातियों को सेवाएं प्रदान करती हैं और उन्हें शहरी निम्न वर्ग से भी निचला माना जाता है, जो अपमानजनक माने जाने वाले कार्य करते हैं, जैसे मृतकों को दफनाना। आयु श्रेणीकरण, जहां सबसे बड़े बेटे को विशेषाधिकार प्राप्त है और बच्चों और युवाओं को वयस्कों के अधीन करना पारिवारिक संरचनाओं में आम है। वृद्ध व्यक्तियों के पास समाज में महत्वपूर्ण शक्ति और प्रतिष्ठा होती है। आधुनिक शहरों में बाहरी इलाकों में आवासीय उपनगर आर्थिक रूप से केंद्रीय शहर से जुड़े हुए हैं। आधुनिक शहर अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में बहुत बड़े हैं और अक्सर विनिर्माण सहित विभिन्न गतिविधियों में विशेषज्ञ होते हैं। वे प्रशासन, वाणिज्य और अन्य सेवाओं जैसे विभिन्न कार्य करते हैं।
आधुनिक शहरों का विकास औद्योगिकरण और फैक्ट्री आधारित विनिर्माण प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। आधुनिक शहरों में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अधिकांश भूमि पर कब्जा है और आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माध्यमिक या औद्योगिक गतिविधियों में कार्यरत है। कारखाने और आधुनिक शहर विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा के निर्जीव स्रोतों पर निर्भर है। 10.5 औद्योगिक शहर। एक शहर को एक शहर के रूप में पहचान केवल इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वहां विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, बल्कि इसलिए भी कि उसकी सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। किसी शहर को केवल लोगों की संख्या ही परिभाषित नहीं करती, जनसंख्या को सार्थक तरीके से संगठित किया जाना चाहिए। एंडरसन, इन 1964, प्री 134। आइए अब किसी शहर की कुछ विशेषताओं का पता लगाएं। लोग कैसे काम करते हैं। 2. आंदोलन और परिवर्तन। 3. अवैयक्तिक सामाजिक संबंध। 4. समय और गति की मांग। पारिवारिक जीवन और व्यक्ति। 6. मानव निर्मित शहरी पर्यावरण। लोग कैसे काम करते हैं। शहरों में काम को अक्सर औद्योगिक कार्य कहा जाता है, जिसका मतलब केवल कारखाने का काम नहीं है। इसमें व्यापार, परिवहन, संचार और विभिन्न अन्य सेवाओं की नौकरियां भी शामिल है। अधिकतर गैर कृषि गतिविधियां होती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक परियोजनाएं मुख्य रूप से शहरों में आयोजित की जाती है। श्रमिकों को अधिक कुशल बनाने के लिए मशीनों और सुव्यवस्थित कार्यस्थलों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। आंदोलन और परिवर्तन। लोग लगातार शहर से आना जाना कर रहे हैं या यहाँ तक कि एक शहर से दूसरे शहर भी जा रहे हैं। यह प्रवास शहरों में पाए जाने वाले बेहतर अवसरों की खोज से प्रेरित है, जो धन, प्रभाव और रचनात्मकता के केंद्र हैं। जैसे जैसे शहर अधिक औद्योगिकृत होते जाते हैं, लोगों की आवाजाही और परिणामस्वरूप उद्योगों की वृद्धि बढ़ती जाती है। शहरों में एक अन्य प्रकार का आंदोलन तब होता है जब लोग अपनी नौकरी बदलते हैं, जिसे व्यावसायिक गतिशीलता के रूप में जाना जाता है। व्यावसायिक गतिशीलता तब भी हो सकती है जब कोई व्यक्ति निचले स्थान से ऊंचे स्थान पर चला जाता है। अवैयक्तिक सामाजिक संबंध। एक शहर में व्यक्तियों के बीच सामाजिक संपर्क अक्सर अवैयक्तिक होते हैं। शहरी जीवन में गुमनामी का एहसास होता है। हालांकि परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों जैसे प्राथमिक समूहों के भीतर अभी भी घनिष्ठ संपर्क है। एसोसिएशन के एक विशिष्ट रूप के रूप में समुदाय की अवधारणा को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, लेकिन नेटवर्क नामक नए रूप पुराने पड़ोस संरचनाओं को प्रतिस्थापित करना शुरू कर देते हैं। हालांकि बड़े पारिवारिक नेटवर्क कम हो सकते हैं, मैत्री नेटवर्क बरकरार रहेगा। समय और गति की मांग। शहरी क्षेत्रों में जहां औद्योगिक नौकरियां हावी हैं, वहां जीवन सख्त समय सारणी का पालन करता है। नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जहां ग्रामीण जीवन प्राकृतिक चक्रों का अनुसरण करता है, वहीं शहरी जीवन घड़ियों का उपयोग करके सटीक समय निर्धारित करता है। उद्योगों, परिवहन और विभिन्न व्यवसायों में काम के घंटे निश्चित हैं। पारिवारिक जीवन और व्यक्ति। परंपरागत रूप से परिवार उत्पादन और उपभोग की केंद्रीय इकाई था। किसी व्यक्ति की स्थिति अक्सर संयुक्त परिवार में उनकी सदस्यता पर निर्भर करती है। हालांकि संयुक्त परिवार प्रणाली टूट रही है, जिससे एकल परिवारों को रास्ता मिल रहा है। परिवार की पारंपरिक भूमिकाएं, जैसे आर्थिक और शैक्षिक कार्य, कम हो रहे हैं। प्ले स्कूल, डेकेयर सेंटर और क्रेच जैसी संस्थाएं कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा रही हैं। मानव निर्मित शहरी पर्यावरण। शहर मानव निर्मित और यांत्रिक वातावरण है।
उन्हें अक्सर अप्राकृतिक करार दिया जाता है क्योंकि फुटपाथ से लेकर बगीचों से लेकर सड़कों तक हर तत्व का निर्माण मनुष्यों द्वारा किया जाता है। जल आपूर्ति, सीवर और बिजली या गैस वितरण जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए परिवर्तन किए जाते हैं। परिवहन भूमिगत, ऊपरी या सतह पर हो सकता है और सड़क प्रकाश व्यवस्था गतिशीलता को बढ़ाती है। फोन लाइनों और अन्य प्रणालियों के माध्यम से संचार की सुविधा प्रदान की जाती है। उद्योगवाद को समझना। उद्योगवाद का संबंध शहरों में किए जाने वाले कार्यों से है। इसमें शारीरिक श्रम को मशीनों से बदलना और मशीनरी में लगातार सुधार करना शामिल है। कार्य प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए नवीन तरीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे अकुशल श्रम पर निर्भरता कम हो जाती है। औद्योगिक शहरों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। एक शहर अब एकल बाजार के रूप में कार्य नहीं करते बल्कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए विशेष बाजारों की मेजबानी करते हैं। ग्राहक इन बाजारों में व्यक्तिगत रूप से जा सकते हैं या दूर से ऑर्डर दे सकते हैं। प्रकाशन, वित्तक, बीमा और मशीनरी बिक्री जैसी विशेष सेवाएं स्वतंत्र रूप से संचालित होती है, लेकिन एक दूसरे के साथ बातचीत भी करती है। औद्योगीकरण शहरों को बदल देता है, जिससे वे अत्यधिक परस्पर जुड़े हुए और प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। बड़े शहरों का अक्सर छोटे शहरों के साथ आर्थिक संबंध होता है। शहरी निवासी मुख्य रूप से औद्योगिक कार्यों में संलग्न होते हैं। विशेषज्ञता से श्रमिकों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ती है। उनके कार्यों की अवैयक्तिक प्रकृति के कारण व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिलता है। प्रत्येक कर्मचारी दूसरे के काम पर निर्भर करता है, जैसे दूसरे उसके काम पर निर्भर होते हैं। चिंतन और कार्य 10.2 आपको एक अहंकार के रूप में और परिवार, दोस्तों, नौकरों, सेवा पुरुषों आदि के साथ आपके सभी संबंधों को दर्शाते हुए एक आरेख तैयार करें, जिनके साथ आपने एक दिन के लिए बातचीत की है। उन रिश्तों की सूची बनाएं जो पारिवारिक रिश्तेदारों और दोस्तों की श्रेणी में आते हैं। अन्य प्रकार के संबंधों की भी सूची बनाएं जो अवैयक्तिक हैं। शहरी समाज एवं उसकी प्रकृति विषय पर लगभग 700 शब्दों का पृष्ठ लिखें। एक दिन में आपके द्वारा किए गए संबंधों या बातचीत की सूची के आधार पर चर्चा करें कि आपका सामाजिक जीवन शहरी है या ग्रामीण। अपने अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों के साथ अपने विचार साझा करें। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं असाइनमेंट के निर्देशों का पालन करूंगा और एक दिन में जिन विभिन्न व्यक्तियों से मैंने बातचीत की, उनके साथ अपने संबंधों को दर्शाने वाला एक आरेख बनाकर शुरुआत करूंगा। इसके बाद मैं इन रिश्तों को परिवार, दोस्तों और अन्य अवैयक्तिक रिश्तों में वर्गीकृत करूंगा। अंत में मैं शहरी समाज की प्रकृति पर चर्चा करूंगा और क्या इन अंतःक्रियाओं के आधार पर मेरे सामाजिक जीवन को शहरी या ग्रामीण माना जा सकता है। रिश्तों का आरेख। अपने रिश्तों को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए मैं एक सरल चित्र बनाऊंगा। इस आरेख में मैं केंद्र में हूं, जिसे अहंकार के रूप में दर्शाया गया है, और मेरे चारों ओर के घेरे रिश्तों की विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिश्तों का वर्गीकरण। परिवार एवं रिश्तेदार, अभिभावक, भाई बहन, दादा दादी, चचेरे भाई बहन, दोस्त, स्कूल के करीबी दोस्त, कॉलेज के दोस्त, बचपन के दोस्त, ऑनलाइन गेमिंग मित्र, अवैयक्तिक संबंध, बस का संचालक, सुपरमार्केट खजांची, मेरे अपार्टमेंट में सुरक्षा गार्ड, पत्रवाहक, सहकार्यकर्ता, जिन पड़ोसियों के साथ मैं मित्रता का आदान प्रदान करता हूं लेकिन उनके करीब नहीं हूं,
शहरी समाज और इसकी प्रकृति पर 700 शब्दों का निबंध। भारत के संदर्भ में शहरी समाज में हाल के दशकों में तेजी से बदलाव हुए हैं। शहरी जीवन की प्रकृति कई कारकों से आकार लेती है, जिनमें पर्यावरण, बुनियादी ढांचा, संस्कृति और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संपर्क शामिल है। यह आकलन करने के लिए कि मेरा सामाजिक जीवन शहरी है या ग्रामीण, एक दिन में मेरे द्वारा अनुभव किए गए रिश्तों और अंतःक्रियाओं का विश्लेषण करना आवश्यक है। शहरी समाज की विशेषता उसकी विविधता और जटिलता है। यह विभिन्न पृष्ठभूमियों, संस्कृतियों और जीवन के क्षेत्रों के लोगों का मिश्रण है। शहरी परिवेश में रिश्ते अक्सर परिवार और रिश्तेदारी की पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ते हैं, जिसमें सामाजिक संबंधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। अपने आरेख में मैंने देखा कि मेरी बातचीत 3 प्राथमिक श्रेणियों में आती है: परिवार और रिश्तेदार, दोस्त और अवैयक्तिक रिश्ते। परिवार और रिश्तेदार। परिवार शहरी और ग्रामीण दोनों समाजों में एक केंद्रीय स्थान रखता है। मेरी दैनिक बातचीत में माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी और चचेरे भाई-बहनों सहित पारिवारिक रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में पारिवारिक संरचनाएं अक्सर छोटी होती हैं, जहां कई व्यक्ति करियर के अवसरों और जीवनशैली विकल्पों के कारण एकल परिवारों में रहते हैं। यह मेरी बातचीत में प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि मैं मुख्य रूप से निकटतम परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ता हूँ। यह पहलू शहरी जीवन की विशेषता है, जहाँ विस्तारित परिवार से भौतिक दूरी के कारण व्यक्ति अक्सर भावनात्मक समर्थन और सहयोग के लिए अपने निकटतम परिवार पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। दोस्त। शहरी समाज अपने विविध सामाजिक नेटवर्क के लिए जाना जाता है, और जीवन के विभिन्न चरणों के मित्रों की उपस्थिति एक सामान्य विशेषता है। अपने आरेख में मैंने स्कूल, कॉलेज, बचपन और यहाँ तक कि ऑनलाइन गेमिंग के दोस्तों के साथ बातचीत को नोट किया। ये मित्रताएं शहरी सामाजिक जीवन की विविधतापूर्ण और गतिशील प्रकृति का प्रमाण है। शहरी क्षेत्र लोगों को भौगोलिक बाधाओं से परे संबंध बनाने के अवसर प्रदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अलग-अलग रुचियों और पृष्ठभूमि वाले मित्रों का एक विस्तृत समूह बनता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रसार ने भौतिक और आभासी बातचीत के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हुए इन दोस्ती को और अधिक सुविधाजनक बना दिया है। अवैयक्तिक संबंध। अवैयक्तिक रिश्ते शहरी समाज का एक विशिष्ट पहलू है। इन अंतःक्रियाओं में अक्सर ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो सेवाएं प्रदान करते हैं या शहरी बुनियादी ढांचे का हिस्सा होते हैं। अपनी दैनिक बातचीत में मुझे बस ड्राइवर, सुपरमार्केट कैशियर, मेरे अपार्टमेंट में सुरक्षा गार्ड, मेलमैन, सहकर्मियों और पड़ोसियों का सामना करना पड़ा, जिनके साथ मैं सुखद आदान प्रदान करता हूं लेकिन करीबी रिश्ते साझा नहीं करता हूं। ये इंटरैक्शन लेनदेन संबंधी और कार्यात्मक है, जो शहरी जीवन के कुशल कामकाज में योगदान करते हैं। वे शहरी समाज की अवैयक्तिक, तेजतर्रार प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां व्यक्ति आवश्यक रूप से गहरे संबंध बनाए बिना सहअस्तित्व में रहते हैं। मेरे सामाजिक जीवन की प्रकृति शहरी या ग्रामीण। मेरी दैनिक बातचीत के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि मेरा सामाजिक जीवन ग्रामीण की तुलना में शहरी की ओर अधिक झुकता है। विविध मित्रता की व्यापकता, जिसमें ऑनलाइन बनाई गई मित्रता भी शामिल है, और सेवा प्रदाताओं और सहकर्मियों के साथ अवैयक्तिक बातचीत का अस्तित्व शहरी जीवन की विशेषता है। ये विशेषताएं शहरी समाज की महानगरीय, तेज गति और परस्पर जुड़ी प्रकृति को दर्शाती है। इसके विपरीत ग्रामीण समाज अक्सर घनिष्ठ सामुदायिक संबंधों को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें विस्तारित पारिवारिक संबंधों और जीवन की धीमी गति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
जबकि शहरी जीवन में परिवार महत्वपूर्ण रहता है। इन रिश्तों की प्रकृति अक्सर अधिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के साथ भिन्न होती है। अन्य छात्रों के साथ विचार साझा करना। इग्नू अध्ययन केंद्र में साथी छात्रों के साथ शहरी समाज की प्रकृति और व्यक्तिगत सामाजिक अनुभवों पर चर्चा करना एक मूल्यवान अभ्यास हो सकता है। यह भारत में शहरी जीवन के विविध अनुभवों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक छात्र के पास अपने सामाजिक संपर्कों पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण हो सकता है, और चाहे वे अपने सामाजिक जीवन को शहरी या ग्रामीण प्रकृति का मानते हों। विचारों का यह आदान प्रदान शहरी समाज की गतिशीलता की गहरी समझ को बढ़ावा दे सकता है, और यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कैसे भिन्न होता है। निष्कर्षतः भारत में शहरी समाज की विशेषता इसकी विविधता, जटिलता और सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। परिवार, दोस्तों और अवैयक्तिक संबंधों के साथ मेरी अपनी बातचीत मेरे सामाजिक जीवन की शहरी प्रकृति को दर्शाती है। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि शहरी और ग्रामीण अनुभव काफी भिन्न हो सकते हैं, और व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में दोनों के तत्वों का अनुभव कर सकते हैं। इन गतिशीलता की खोज करना और दूसरों के साथ दृष्टिकोण साझा करना भारत के शहरी क्षेत्रों के सामाजिक तानेबाने की समृद्ध समझ में योगदान दे सकता है। 4. शहरों को खरीदारों और विक्रेताओं के बीच लेनदेन की निगरानी के लिए एक शासी निकाय की आवश्यकता है। यह शासी निकाय वजन, माप और मौद्रिक मूल्यों के लिए नियम स्थापित करता है और विवादों का समाधान करता है। यह बाजार स्थापित करने के लिए भी जिम्मेदार है। यह शासी प्राधिकरण जो व्यवस्था बनाए रखता है, सरकार के रूप में जाना जाता है। सरकारें विभिन्न स्तरों पर मौजूद हैं, लेकिन स्थानीय सरकार मुख्य नागरिक प्राधिकरण है। 5. औद्योगिक शहरों की योजना आमतौर पर सावधानीपूर्वक बनाई जाती है। योजना में सड़कों, पार्कों, आवास क्षेत्रों और बहुत कुछ को व्यवस्थित करना शामिल है। औद्योगिक स्थलों और संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था करने में भी रुचि है। कुछ व्यक्ति आवास कार्यक्रमों और मलिन बस्तियों में सुधार के बारे में चिंतित हैं। 10.6 निष्कर्ष। इस अनुभाग में आपने शहर की विशेषताओं और समय के साथ शहर कैसे बदलते हैं, इसके बारे में सीखा। ये बदलाव जारी है। शहर 4 प्रकारों में विकसित हुए हैं: प्राचीन, आधुनिक, पूर्व औद्योगिक और औद्योगिक। हमने शहर की विशेषताओं में लगातार बदलाव देखे हैं। भारत में प्राचीन शहर सबसे पहले कांस्य युग के दौरान और बाद में दूसरे शहरीकरण चरण के दौरान दिखाई दिए। आधुनिक शहर हालिया विकास है। औद्योगिकरण से उनके संबंध के आधार पर शहरों को पूर्व औद्योगिक या औद्योगिक के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। पूर्व औद्योगिक शहरों में औद्योगिकरण का अनुभव नहीं हुआ और उनका निर्माण अन्य कारकों के कारण हुआ।